गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने अवक्रिया की दर या फिर एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बात की थी। नेक्स्ट बात करते हैं हम एंजाइम की कार्यप्रणाली। जो एंजाइम होते हैं वो एंजाइम कार्य कैसे करते हैं, उनकी क्रिया कैसे होती है, जो सबस्ट्रेट होता है उसके साथ क्रियाधारों के साथ में एंजाइम की क्रिया कैसे होती है। तो बात करते हैं एंजाइम की कार्यप्रणाली। की कार्यप्रणाली, क्योंकि यहाँ पर जितने भी एंजाइम्स होते हैं सभी एंजाइम्स की जो कार्यप्रणाली होती है, ये एंजाइम्स की कार्यप्रणाली क्रियाधार प्लस एंजाइम की प्रकृति पर निर्भर करती है। एंजाइम की प्रकृति पर निर्भर करती है। यहाँ पर जो क्रियाधार होते हैं वो क्रियाधार और एंजाइम किस प्रकृति के हैं, तो यहाँ पर इनकी प्रकृति पर निर्भर करती है क्या, एंजाइम की कार्य प्रणाली। अकेले एंजाइम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती है, साथ में किस पर डिपेंडेंट होती है, क्रियाधार की। क्योंकि एंजाइम की प्रकृति के साथ साथ में क्रियाधार की प्रकृति भी पता होनी चाहिए वो किस प्रकृति का है। क्योंकि एंजाइम का जो मुख्य कार्य है, एंजाइम कार्य क्या करता है, एंजाइम का जो कार्य है वो कार्य क्या होता है, तो यहाँ पर जो कार्य होता है वो होता है सक्रियण ऊर्जा को कम करना। सक्रियण ऊर्जा को कम करना। अब ये सक्रियण ऊर्जा कौन सी है जो एंजाइम के द्वारा कम की जाती है, तो आप लोगों ने 11th में पढ़ा है एंजाइम को। 11th में आते हैं एंजाइम, तो यहाँ जो सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, किसकी सक्रियण ऊर्जा होती है, तो ये सक्रियण ऊर्जा होती है क्रियाधारों की। क्रियाधार के लिए उनको एक्टिवेट करने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है, वो कितनी ऊर्जा लेकर के एक्टिवेट हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो एक्टिवेशन की एनर्जी होती है, क्रियाधारों को एक्टिवेटेड करने की जो एनर्जी होती है, इस एनर्जी को एंजाइम्स क्या करते हैं, कम करते हैं। तो यहाँ पर जो सक्रियण ऊर्जा होती है, ये सक्रियण ऊर्जा एंजाइम्स के द्वारा कम की जाती है। इसीलिए यहाँ पर जो क्रियाधार हैं, जो यहाँ पर क्रियाधार हैं, इन क्रियाधार की प्रकृति पता होनी चाहिए। क्योंकि जब इस क्रियाधार की प्रकृति पता है हमको, तो क्योंकि यहाँ पर क्रियाधार प्लस एंजाइम दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। दोनों मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं, और इस कॉम्प्लेक्स को, जो क्रियाधार का और एंजाइम का जो कॉम्प्लेक्स होता है, इस कॉम्प्लेक्स को क्या कहते हैं हम, एंजाइम क्रियाधार संकुल। इसे बोलते हैं हम एंजाइम क्रियाधार संकुल, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम क्रियाधार संकुल कहते हैं इसे। तो यहां जो कॉम्प्लेक्स का निर्माण हुआ है, यही कॉम्प्लेक्स होता है, यहां ये सक्रियण ऊर्जा कम करता है। ये सक्रियण ऊर्जा को क्या करता है, कम करता है। जिन रिएक्शंस के अंदर, या फिर कहें कि जो रिएक्शन एंजाइम द्वारा एक्टिवेट होती है, या फिर कहें एंजाइम द्वारा होती है, जो रिएक्शन एंजाइम द्वारा होती है, एंजाइम द्वारा होती है, वहां जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, सक्रियण ऊर्जा होती है, वहां सक्रियण ऊर्जा कम होती है, ऊर्जा कम होती है। या फिर कहें कि वहां उस रिएक्शन की
उस रिएक्शन की, उस अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। तो यहां अभिक्रिया कम एनर्जी गेन करके क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी, रिएक्शन संपन्न हो जाएगी। तो यहाँ जो रिएक्शन हो रही है, जो क्रिया हो रही है, तो यहाँ पर जो एंजाइम की कार्य प्रणाली को अगर हम समझें तो यहाँ इस एंजाइम की कार्य प्रणाली को हम दो स्टेप के मध्य समझ सकते हैं, दो स्टेप्स के मध्य समझ सकते हैं। दो स्टेप्स के मध्य समझा जा सकता है, क्योंकि जो भी यहां पर रिएक्शन होगी उसमें पहला स्टेप आएगा कॉम्प्लेक्स का, संकुल निर्माण का, और ये किसका, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। दूसरी जो होती है, पहला काम तो यहां पर इसका होगा, तो दूसरा काम किसका होगा, सक्रियण ऊर्जा में कमी, सक्रियण ऊर्जा में कमी। तो यहाँ पर दो कार्य संपन्न किए जाते हैं, पहला कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाता है और दूसरा यहाँ पर सक्रियण ऊर्जा में कमी की जाती है। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम यहाँ, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कैसे होता है। ए पॉइंट, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण कैसे होता है, तो यहां पर सबसे पहले एंजाइम किसके पास आएगा, क्रियाधार के, एंजाइम क्रियाधार के पास आएगा, या फिर कहें कि जो एंजाइम है उस एंजाइम की जो सक्रिय स्थल हैं उन सक्रिय स्थलों के पास में क्रियाधार आ जाते हैं। यहां आने के बाद में यहां पर एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण होता है, एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण होता है, और एट लास्ट एंजाइम अलग हो जाता है और उत्पाद का निर्माण हो जाता है। सबसे लास्ट में एंजाइम अलग हो जाएगा और उत्पाद का निर्माण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्शन समझने की हम बात कर रहे हैं वो सभी रिएक्शंस कौन सी हैं, जो एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित हो रही हैं। तो जो एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित हो रही है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि ऐसी रिएक्शंस, ऐसी अभिक्रियाएं जो एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित हो रही हैं, तो इनके अंदर जो यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी होती है क्रियाधारों की, ये क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और यहाँ संकुल का जो निर्माण होता है, यहाँ संकुल के निर्माण में कुछ ऐसे बंधों का फॉर्मेशन होता है जो बहुत कम एनर्जी के साथ ही क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, और उत्पाद में एंजाइम बिल्कुल पृथक हो जाएगा और यहाँ पर उत्पाद का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ कॉम्प्लेक्स निर्माण से बहुत जल्दी ही किसका, उत्पाद का, बहुत कम ऊर्जा में उत्पाद का निर्माण हो जाता है। तो इस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के लिए, इसको समझाने के लिए यहाँ दो सिद्धांतों को दिया गया, दो सिद्धांत दिए गए, इसे समझाने के लिए दो सिद्धांत दिए गए। कौन कौन से, पहला तो है ताला चाबी सिद्धांत, की लॉक सिस्टम, ताला चाबी सिद्धांत। और ताला चाबी सिद्धांत को किसने दिया था, एमिल फिशर ने, एमिल फिशर ने। इसको एमिल फिशर ने दिया। अब एमिल फिशर के अनुसार होता क्या है ताला चाबी सिद्धांत में, एमिल फिशर के अनुसार
जो एंजाइम होते हैं, जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम में क्या पाई जाती है जुड़ने के लिए? एक्टिव साइट। एंजाइम में सक्रिय स्थल या कहें सक्रिय स्थलों की बनावट, सक्रिय स्थलों की बनावट या संरचना निश्चित होती है, निश्चित होती है। अब इनकी एंजाइम्स की सक्रिय स्थलों की संरचना तो निश्चित है। अब यहां पर जो एंजाइम है, इस एंजाइम के सक्रिय स्थलों पर वही सबस्ट्रेट आकर के, वही क्रियाधार आकर के जुड़ेंगे जो इन संरचनाओं में फिट होते हैं, जो इन संरचनाओं में फिट होते हैं वही क्रियाधार आकर जुड़ेंगे, अन्यथा यहां पर वो क्रियाधार आकर के नहीं जुड़ेंगे। तो यहां पर एंजाइम में सक्रिय स्थलों की संरचना निश्चित होती है। इनसे वही क्रियाधार जुड़ते हैं, क्रियाधार जुड़ते हैं। जो इस संरचना के अनुसार होते हैं। क्योंकि प्रत्येक ताले की चाबी क्या होती है? फिक्स होती है। ऐसा नहीं है कि किसी भी चाबी से किसी भी ताले को खोला जा सकता है। तो प्रत्येक जो लॉक है, लॉक की सभी की अलग अलग चाबियां होती हैं, कीज होती हैं। तो यहां पर एज ए समझो जो एंजाइम है वो क्या है? लॉक, और लॉक की संरचना फिक्स है। अब उसमें कोई चाबी लगानी है तो वो चाबी उसके हिसाब से होनी चाहिए तभी खुलेगा, अगर उसके हिसाब से नहीं है तो ताला नहीं खुलेगा। तो यहां पर एंजाइम की संरचना में जो सक्रिय स्थल है, इन स्थलों की संरचना कैसी है? दृढ़ है, निश्चित आकार आकृति ली हुई है। तो इसी आकार आकृति का क्या होना चाहिए? क्रियाधार होना चाहिए। तो यहाँ इसी आकार आकृति का क्रियाधार है तो यहां पर आकर के जुड़ जाएगा, अन्यथा नहीं जुड़ेगा। अब यहां इन दोनों की संरचना में ये क्रियाधार क्या हो गए? फिट। और मान लिए तीसरा क्रियाधार इस प्रकार से है तो ये क्या रह जाएगा? अलग, ये इससे नहीं जुड़ेगा। और जिनकी संरचना फिट थी वो यहां पर आकर के जुड़ गए। अब ये क्या बन गया? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स। ये क्या है? सबस्ट्रेट, और ये एंजाइम। अब इस एंजाइम से क्या जुड़ गया? क्रियाधार जुड़ गया। अब यहां पर जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? घट जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी घट जाएगी। अब यहां पर जो क्रियाधार है वो अलग हो जाएगा,
और जो यहाँ पर उत्पाद है वो उत्पाद क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो यहाँ एंजाइम अलग हो जाता है और उत्पाद यहाँ पर अलग हो जाते हैं। यहाँ हल्का सा अंतर आता है। जो एंजाइम होते हैं वो एंजाइम जब इस एंजाइम से आकर के सबस्ट्रेट जुड़ते हैं, और क्योंकि अब सबस्ट्रेट क्या है, प्रोडक्ट में बदल रहे हैं, उत्पाद में बदल रहे हैं, तो यहाँ इससे हटने के बाद में इनके उत्पादों की आकार आकृति में अंतर आ जाता है। ऐसा नहीं है कि इसी आकार आकृति के रहेंगे वो, वहां तो उनकी संरचना में अंतर आता ही आता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से ताला चाबी सिद्धांत के अनुसार जो यहाँ पर एंजाइम होते हैं वो एंजाइम क्या होते हैं, उनकी सक्रिय स्थलों की संरचना क्या होती है, निश्चित होती है। और निश्चित होने की वजह से इनसे वही क्रियाधार जुड़ते हैं जो इन संरचनाओं में फिक्स हो जाते हैं। दूसरा जो सिद्धांत दिया था वो दिया था प्रेरित आसंजन सिद्धांत। प्रेरित आसंजन सिद्धांत। इसको दिया था कॉसलैंड ने, इसको कॉसलैंड ने दिया था। कॉसलैंड ने क्या बताया कि यहाँ पर जो एंजाइम्स होते हैं, इन एंजाइम्स की जो एक्टिव साइट होती हैं वो दृढ़ नहीं होती। कॉसलैंड के अनुसार जो एंजाइम होते हैं और एंजाइम्स की जो एक्टिव साइट होती हैं, दृढ़ नहीं होती। तो कैसी होती हैं, जब एंजाइम के पास में, जब एंजाइम के पास में क्रियाधार आता है, एंजाइम के पास में जब क्रियाधार आता है तो इनकी जो एक्टिव साइट है, एंजाइम की जो एक्टिव साइट है, ये एक्टिव साइट क्या हो जाएगी, क्रियाधार की पूरक हो जाती है। क्रियाधार की पूरक हो जाती है। क्रियाधार की पूरक हो जाती है। मतलब क्या है कि जो संरचना क्रियाधार की है, इस क्रियाधार की संरचना के अनुसार खुद एंजाइम परिवर्तित हो जाएगा। जो एंजाइम की एक्टिव साइट है वो एंजाइम की एक्टिव साइट किसके अनुसार परिवर्तित हो जाएंगी, एंजाइम की एक्टिव साइट किसके अनुसार परिवर्तित हो जाएंगी, क्रियाधार के अनुसार। क्रियाधार किस प्रकार के, इस प्रकार के क्रियाधार हैं। ये क्या है, एंजाइम। और ये क्या है, क्रियाधार। जब एंजाइम क्रियाधार से जुड़ेगा तो यहां पर जो एंजाइम है वो एंजाइम क्या हो जाएगा, इसकी जो एक्टिव साइट है, इसकी एक्टिव साइट किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी, अब ये क्या बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो यहां पर इसकी साइट किसके अनुसार बदल गई, क्रियाधार के अनुसार।
तो कॉसलैंड ने यही समझाया था कि यहाँ पर जो इसकी एक्टिव साइट होती है एंजाइम की, ये एंजाइम की एक्टिव साइट हार्ड नहीं होती। कैसी होती है? सॉफ्ट होती है। जिस आकार आकृति का क्रियाधार आता है उसी आकार आकृति की क्रियाधार के अकॉर्डिंग ये क्या कर लेती हैं, अपने आप को इसकी एक्टिव साइट चेंज कर लेती हैं और वहां उनमें आकर के क्रियाधार क्या हो जाते हैं, सेट। और एट लास्ट क्या होगा, एंजाइम अलग हो जाएगा और एंजाइम अलग होने के बाद में जो उत्पाद हैं वो उत्पाद यहाँ पर अलग हो जाते हैं। यहाँ ये प्रोडक्ट बन गया और यहाँ ये एंजाइम फ्री हो गया। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स जब टूटेगा तो प्रोडक्ट अलग हो जाएगा और एंजाइम अलग हो जाएगा। एंजाइम वापस से किसी अन्य क्रियाधार के लिए यहाँ पर आकर के फ्री हो जाएगा। तो यहाँ इनके अकॉर्डिंग चेंज होना हमने क्या कहा है, प्रेरित आसंजन सिद्धांत। प्रेरित आसंजन सिद्धांत। जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है तो एंजाइम में कुछ इस प्रकार के परिवर्तन होते हैं जो किसके अनुसार कब होते हैं, क्रियाधार से अटैच होने के बाद में। क्रियाधार से जब वो आसंजित होता है, उससे कनेक्ट होता है, तब यहाँ पर प्रेरित होकर के हो रहे हैं और फिर क्या होगा, एक दूसरे से कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ज्वाइंट हो जाएंगे। तो इसीलिए हम इसी चीज को हम क्या कह रहे हैं, प्रेरित आसंजन सिद्धांत। तो यहाँ किसी भी आकार आकृति का क्रियाधार हो वो किसी भी एंजाइम के साथ में यहाँ पर सेट हो जाएगा, उसको अन्य आकार आकृति में परिवर्तित होने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये दोनों की दोनों सिद्धांत किस चीज को बता रहे हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को। दोनों ही सिद्धांत यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को समझा रहे हैं कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन होता कैसे है, कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता कैसे है। दूसरी जो चीज यहां बताई थी वो थी एक्टिवेशन एनर्जी का कम होना, सक्रियण ऊर्जा का कम करना। सक्रियण ऊर्जा का देखिए, कोई भी रिएक्शन हो, कोई भी रिएक्शन हो, रिएक्शन के होने पर, छेपी की बात नहीं कर रहे यहां पर, रिएक्शन के होने पर, सॉरी शोषी की बात नहीं कर रहे, शोषी में तो वो अवशोषित होगी। तो यहां कोई भी रिएक्शन होगी, रिएक्शन होने पर ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। ये तो पीछे की बात है, रिएक्शन होने पर ऊर्जा मुक्त होती है। तो यहां रिएक्शन होने से पहले भी तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यहां जब रिएक्शन होगी, अभिक्रिया होने से पहले ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है और ये ऊर्जा की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, रिएक्शन को शुरू करने के लिए। रिएक्शन को शुरू करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ रही है। तो यहां जो रिएक्शन शुरू होगी तो वो रिएक्शन शुरू होने के बाद में जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तभी ऊर्जा मुक्त होगी। तो स्टूडेंट्स, यहां जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अगर हम उन दो रिएक्शंस की तुलना करें जहां एक में तो एंजाइम उपस्थित है, एक में एंजाइम क्या है, उपस्थित, और दूसरी में एंजाइम क्या है, एब्सेंट। जहां एंजाइम उपस्थित है वहां ये ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम, और कम नहीं, बहुत कम। यहां एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है, इनको एक्टिवेट करने की जो ऊर्जा होती है वो बहुत कम हो जाती है, लेकिन यहां क्या होगी, अधिक। यहां एक्टिवेशन एनर्जी अधिक होगी। तो किसी भी अभिक्रिया को संपन्न होने से पहले जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस ऊर्जा की डिमांड को यहां पर एंजाइम्स क्या करते हैं, कम करते हैं। तो यहां यही एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। ये एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी है
जो एंजाइम की उपस्थिति में बहुत कम ऊर्जा में, यहां ऊर्जा बहुत कम खर्च हो रही है, ऊर्जा बहुत कम खर्च होती है, और जो यहाँ क्रियाधार था, क्रियाधार किस में बदल गया, उत्पाद में। बहुत कम ऊर्जा खर्च करके क्रियाधार उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। अगर एंजाइम्स नहीं होंगे तो ये ऊर्जा क्या होगी, बहुत अधिक होगी। इन दोनों के मध्य अगर हम ग्राफ खींचें, ये एंजाइम की उपस्थिति में और ये एंजाइम की एब्सेंस में, तो यहां पर ये गैप आता है किसमें, दोनों की ऊर्जाओं में, एक्टिवेशन एनर्जी में गैप आता है, जो एंजाइम की उपस्थिति में बहुत कम हो जाती है और एंजाइम अगर नहीं है तो बहुत अधिक हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।